Well, he's entitled to his views, but I would only say this. Sharad Pawar ji is a senior leader of the country. And I want to repeat again, he has been the Defense Minister of India. He has been 4 times the Chief Minister of India, Maharashtra. He is the President of a national party. For 10 years, he was the Minister in the Manmohan Singh government. A senior political leader. तो ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जांच में सब कुछ आ जाएगा सामने। कमीशन ऑफ इंक्वायरी का या बाकी का, तो आपको मालूम है ना कि इन्होंने जो कमीशन बनाया भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कमीशन बनता है तो उसकी लीगल पावर्स होती है, एविडेंस ऑन ओथ होता है, वो डॉक्यूमेंट कॉल फॉर कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट को असेंबली के सामने ले करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं था। तो जस्ट व्हाइट वॉशिंग इंक्वायरी। 2 ऑपरेशन साथ चल रहा था, एक ऑपरेशन लूट, दूसरा ऑपरेशन व्हाइट वॉश, दोनों साथ चल रहा था। यस, देखिए, अगर भारत के राजनीति और भ्रष्टाचार की लड़ाई को आप देखेंगे तो जो जिम्मेवारी मोहरों के कंधे पर छोड़ी जाती है वो बहुत लंबी नहीं चलती है, सच्चाई सामने आ जाती है। अब आज कोर्ट ने खुद निर्देश दिया है सीबीआई को, हमें सीबीआई की जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ये हम अपेक्षा करेंगे कि इस मामलों के सारे षड्यंत्र, सारे तथ्यों की ईमानदारी से जांच की जाएगी। हाँ, no other question on this? कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना बस। और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है, चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को। लेकिन रुके, मुझे बताया गया है कि मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं। अब लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं। ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है। सुषेन गुप्ता, ये गुप्ता महाशय कौन है? जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं। और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? मिशेल की बात मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने उसको बहुत दुख दिखाया है। और उसमें कई नेताओं का भी नाम था, कुछ तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, मैं क्या बोलूं आपसे। इन कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग थे। तो रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर। लेकिन इस सबके बीच आपको यह बता दें कि अनिल देशमुख के इस्तीफे पर क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने। उद्धव सरकार पर जोरदार हमला और कहा कि वाजे केस में अब परत दर परत तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। और साथ ही यह भी कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सारी सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि ये महावसूली की सरकार है। रविशंकर प्रसाद जिनकी तरफ से यह कहा गया कि अब सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच करेगी कुछ सत्यता मिलती है आरोपों में, आरोप गंभीर बताते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर सीबीआई को
सबूत मिले तो वो एफआईआर भी दर्ज करेगी। तो अनिल देशमुख ने आज इस्तीफा दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जब आदेश दिया गया कि परमबीर सिंह की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता के लिए सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। का भी वो कहना है कि केवल हम नहीं है, इसमें एनसीपी भी है और कांग्रेस भी अपनी जमीन उसमें तलाश रही है। कांग्रेस का यह कहना नहीं है कि ये गलत क्यों हो रहा है। कांग्रेस को लगता है भाई इतना सब हो रहा है, उसमें हम कहाँ हैं, तो बहती गंगा में उनको भी हात धोना है। गेल्या 6 वर्षामध्ये आणि खास करून 36 दिवसामध्ये 2 मंत्र्यांचे राजीनामे झाले। तुम्हाला महाविकास आघाडीचं भवितव्य काय वाटतं? बघा, या सरकारचं भवितव्य हे मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं की हे सरकार आपल्या स्वतःच्या वजनाने पडेल, अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी, अशा प्रकारचं पहिल्या दिवशी मी सांगितलं होतं। आता हळूहळू ते खरं होताना दिसतं आहे। या सरकारमधले मंत्री, या सरकारचे नेते ज्या प्रकारे वागतायत, ज्या प्रकारे सरकार चालवत आहेत, सरकार लोकांच्या मनातनं तर पूर्णपणे उतरलं आहे, पण कॉन्स्टिट्यूशनली देखील हे सरकार स्वतःची अकर्मण्यता आणि अकार्यक्षमता हळूहळू समोर आणते आहे। आम्ही पहिल्या दिवशी सांगितलं सरकार पाडण्याची आम्हाला घाई नाही, आम्हाला त्यात इंटरेस्टही नाही। हे सरकार स्वतः खाली येईल आणि तीच परिस्थिती आज पाहायला मिळेल। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस निशाना साधते हुए उद्धव सरकार पर, कांग्रेस पर, इस सब के बीच रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी इस पूरे मामले पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि ये महावसूली की सरकार है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 प्रकार से उद्धव सरकार फंसी, एक सचिन वाजे और दूसरा उगाही प्रकरण। क्या कहा और आइए सुनवाते हैं आपको। पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री। आप तो कुछ नहीं बोलते थे। आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह वगैरह। तो आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई उनकी, लग्जरी गाड़ियां? और 6 या 7 आ गई हैं, 8 हो गई। रोज नई गाड़ियां मिलती हैं जो उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीठी नदी में कुदवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो ये सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी। तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच प्रामाणिकता के साथ करेगी। जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज होगी। रविशंकर प्रसाद का सीधा हमला उद्धव सरकार पर, यह कहा कि मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं। वहीं देशमुख की तरफ से इस्तीफे में लिखी गई बात को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि
नैतिकता किस बात की? आपको बता दें आज अनिल देशमुख की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफा देने के बाद वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। रविशंकर प्रसाद जो इस पूरे मामले को लेकर निशाना साध रहे थे, उन्होंने ये पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर कब बोलेंगे। साथ ही ये भी कहा कि ये महावसूली की सरकार है, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मनसुख हिरेन केस की जांच पहले नहीं सौंपी जा रही थी, मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट के आदेश पर ही एनआईए को यह पूरा मसला सौंपा गया है। वाजे केस को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि वाजे केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी सच सामने आता जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ है, अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए अब ये सवाल तो पूछा जाएगा कि अब किस बात की नैतिकता, लेकिन बीजेपी ये पूछ रही है कि इस पूरे मामले पर अभी तक क्यों खामोशी रही सरकार की तरफ से? बिल्कुल सही कहा गायत्री, आपने देखिए अब तक बीजेपी बार बार डे वन से ही काफी ज्यादा एग्रेसिव थी और डे वन से पूछ रही थी कि इस पूरे मामले में आखिरकार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। और जब नैतिकता की बात आ रही थी तो फिर उस समय ये नैतिकता कहाँ चली गई थी, जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी पूछ रहे थे कि उस समय नैतिकता की बात कहाँ चली गई थी, जब एक सीनियर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने अपने ही राज्य के गृह मंत्री पर वसूली करने का आरोप लगाया था। तो ये काफी गंभीर आरोप थे इस पूरे मामले में। शुरुआत में शरद पवार कहें या फिर उद्धव ठाकरे कहें या फिर एनसीपी के तमाम नेता, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अनिल देशमुख किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन पूरा मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट में आया, बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में 5 याचिकाएं दी गई थी, जिनमें से 3 पीआईएल थी, एक रिट था और एक इंटरवेंट था। सब मामले को काफी ज्यादा समझा गया। कोर्ट ने पूरे मामले को समझने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद एक अहम फैसला सुनाया और उसमें साफ तौर पे कहा कि पूरा मामला काफी ज्यादा गंभीर है और ये आरोप किसी छोटे मोटे आदमी के ऊपर नहीं लग रहा है, ये आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लग रहा है। और आरोप लगाने वाला भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, आरोप लगाने वाला सर्विंग आईपीएस ऑफिसर और डीजी लेवल का ऑफिसर है, मुंबई का, महाराष्ट्र का। तो इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। 15 दिन की प्राथमिक जांच होगी। अगर 15 दिन में सीबीआई को जरा से भी एविडेंस या तथ्य मिलते हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, तो सीबीआई के पास पूरी छूट है कि उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करें और अपनी जांच शुरू करें। इस बात की जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई का नाम सामने आया और बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट आया, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को लग चुका था कि अब बहुत ज्यादा फर्जियत होने वाली है, सीबीआई किसी भी समय अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए बुला सकती है। यही वजह है कि अपनी जो छवि है, जो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी थी, अपनी बिल्कुल, और छवि उसको बचाने के लिए अनिल देशमुख ने नैतिकता का लिबास पहनाने की कोशिश की गई। सवाल ये कि अब नैतिकता का लिबास क्यों पहनाने की कोशिश हो रही है? लौटेंगे आपके पास विवेक। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 100 करोड़ की वसूली के आरोपों का सामना कर रहे अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के तरफ से मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए आज और उसके बाद अनिल देशमुख को अपना पद छोड़ना पड़ा है। इस्तीफा देने से पहले अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में अनिल देशमुख ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर हर महीने पब और बार से 100 करोड़ रुपए उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। तो अब एनसीपी की तरफ से अपनी तरीके की दलील दी जा रही है, नैतिकता का हवाला दिया जा रहा है। सवाल ये कि अब नैतिकता से आगे बात बढ़ चुकी है तो फिर अब नैतिकता का लिबास पहनाने की कोशिश क्यों? अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का ये बेहद गंभीर आरोप था, लेकिन उस वक्त तो अनिल देशमुख ये लगातार कह रहे थे कि सरकार इस पूरे मामले की जांच कराए। इस पूरे मामले को लेकर अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई का आदेश दिया, उसके बाद आनंद फानन में इस्तीफा, अभिषेक बताइए दबाव या फिर डर?
देखिए, दबाव अलग एक रणनीति रही है जो बीजेपी की तरफ से रही है। डर इस बात का है कि अगर सीबीआई ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जो प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहीं राज्य सरकार या फिर गृह मंत्रालय पर सवाल खड़े किया और जो आरोप लगे हैं उसको सही माना, तो सरकार सीधे तौर पर करप्शन के आरोपों से पूरी तरीके से घिर जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी तुरंत नवाब मलिक जो मंत्री हैं और एनसीपी कोटे से मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं। अभी की ये तुरंत बड़ी खबर है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अनिल देशमुख भी कुछ देर में सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आखिरी बार सीएम को किस तरीके से क्या ब्रीफ करना है वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर है कि लगातार जो दबाव बढ़ता जा रहा था, लगातार जिस तरीके की चीजें सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा था कि अब सीबीआई का इंटरफेयर हुआ है और सीबीआई अगर अंदर ठीक है अभिषेक, लौटेंगे तो आपके पास। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे